Film working longer at this. That's a bias point. फोल्डर दिखा तो रहा है मुझे। WOR वर्ड बैंक। इसके बाद की अगर संरचना देखें आप तो इसमें बाहर की ओर मेटाजाइलम और भीतर की ओर प्रोटोजाइलम होता है और बीच में पिथ होता है। अब ध्यान से देखिए, कैम्बियम वलय के निर्माण के लिए आप देख सकते हैं, जरा अपने टीवी स्क्रीन पर भी देखिएगा कि ये जो प्लांट का सेल है इसमें वस्कुलर बंडल रिंग में व्यवस्थित है। आपके आपके प्रोजेक्टर पर भी दिख रहा है और यहाँ टीवी स्क्रीन पर भी दिख रहा है।
ध्यान से देखिए, ये वस्कुलर बंडल्स होते हैं। वस्कुलर बंडल के इस रीजन में कैम्बियम की उपस्थिति है। हाँ, ये कैम्बियम, जैसा कि अभी हमने बात की कि इस कैम्बियम में ठीक है, तो दो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि मैं कर दूं आपका? एक आइसोडायामेट्रिक सेल होंगी, जिस आइसोडायामेट्रिक सेल को हम हाँ कहते हाँ, बस आपको बस वो हैं एक रे जेपीजी फॉर्मेट में वो फाइल और रखनी है, कुछ और कोशिकाएं बाकी सब ढोलक के डिटेल आकार भरने हैं, और वहाँ पे नोडल ऑफिसर जब नाम हो वहाँ मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा फोन नंबर डालना है, बस आपको वस्कुलर इतना करना बंडल है। के अंदर है। इस ठीक है, कैम्बियम कर को दो, आप कर दो, कहते कोई हैं हम दिक्कत नहीं। फेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम से तात्पर्य है कि वह कैम्बियम का क्षेत्र जो वस्कुलर बंडल के अंदर है। इसको पूली कैम्बियम के नाम से भी जाना जा सकता है। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं भी कभी कभी मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, और चूंकि ये दो वस्कुलर बंडल के बीच की कोशिका है, इसलिए इसे हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, कहां गया, ये है फेसिकुलर कैम्बियम। जो वस्कुलर बंडल के अंदर की कोशिकाएं हैं उन्हें हम कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम, और जो कोशिका का क्षेत्र दो फेसिकुलर रीजन के बीच में आता है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब अगर फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को देखें, तो ये जो इंटरफेसिकुलर रीजन है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप टीवी स्क्रीन पर देखें, इस क्षेत्र की कोशिका भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। यहाँ की भी कोशिका मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, और जिसके चलते पूरा एक रिंग का निर्माण करती है, और इसको हम बोलते हैं कैम्बियम रिंग। यहां ध्यान से देखिए, ये यहाँ की कोशिकाएं भी अब क्या हो गई, अब ये विभाज्योतक ऊतक के रूप में विकसित हो गई, और जिससे निर्मित हो गया कैम्बियम रिंग। थोड़ा सा और यहाँ पर समझने की जरूरत है कि यहाँ पर अगर अनुप्रस्थ रूप से कैम्बियम की कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हैं, तो इनको हम स्टोरीड कैम्बियम कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टोरीड कैम्बियम। और कभी कभी आंशिक रूप से ये एक दूसरे के ऊपर उपस्थित होती हैं, और इनको हम बोलते हैं नॉन स्टोरीड कैम्बियम या नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। यानी कैम्बियम की जो कोशिकाएं हैं वो अनुप्रस्थ रूप से भी दो तरह की हो सकती हैं। एक जो एक दूसरे के ऊपर अनुप्रस्थ रूप से उपस्थित हों, इनको हम बोलेंगे स्टोरीड कैम्बियम, और जो आंशिक रूप से एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हैं, इनको हम बोलेंगे नॉन स्टोरीड कैम्बियम। अब स्क्रीन पर देखिए, जैसे ही ये कैम्बियम रिंग निर्मित होता है, अर्थात ये कैम्बियम रिंग आपके सामने दिख रहा है। अब ये कैम्बियम रिंग जो फ्यूजीफॉर्म और रे इनिशियल्स का बना हुआ है, फ्यूजीफॉर्म सेल्स भी फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स हैं और रे इनिशियल्स हैं। अब ये कोशिकाएं विभाजन का काम करती हैं। जरा सा ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा कि ये मान लीजिए कैम्बियम की कोशिका है। ये कैम्बियम की कोशिका विभाजित हुई और दो कोशिका में बट गई। अब अगर ये परिधि का क्षेत्र है, परिधि की तरफ की कोशिका है, और यह कोशिका विभाजन नहीं कर रही है, यह कोशिका विभाजन कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि ये बाहर की कोशिका परिवर्तित हो जाएगी सेकेंडरी फ्लोएम में, जिसको कि हम बास्ट कहते हैं। वहीं पर अगर इस कोशिका का विभाजन इस प्रकार हो कि दो कोशिका बने, लेकिन ये कोशिका विभाजन न करे और ये कोशिका विभाजन करे, तो इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रहेगी। जैसे यहाँ इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी थी, फर्दर विभाजन हो सकता है। इसमें विभाजन नहीं होगा तो ये कोशिका जाइलम की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएगी, जिसे हम सेकेंडरी जाइलम के नाम से जानेंगे। और यह जो द्वितीयक जाइलम है, इसे हम वुड के नाम से जानते हैं, वुड जाइलम, और इसे हम बास्ट के नाम से जानते हैं।
यानी ये जो कैम्बियम रिंग की कोशिकाएं हैं ये अंदर और बाहर दोनों तरफ स्थायी ऊतकों का निर्माण करेंगी। हालांकि बाहर की ओर जो स्थायी ऊतकों का निर्माण करेंगी वो कम संख्या में करेंगी और भीतर की ओर जो स्थायी ऊतकों का निर्माण होगा वो ज्यादा संख्या में होगा। तो इस परिस्थिति में अगर वो बाहर की ओर यानी परिधि की ओर कोशिकाएं बनाती हैं तो उन्हें हम बोलेंगे बास्ट, और अगर वो अंदर की ओर बनाती हैं तो इन्हें हम वुड कहते हैं। जो अंदर की ओर यानी केंद्र की ओर कोशिकाएं परिवर्तित होती हैं इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम, और जो बाहर की ओर कोशिकाएं बनती हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। अपने प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर देखिए, ये कैम्बियम रिंग है और कैम्बियम रिंग से जब अंदर की ओर कोशिकाएं बनती हैं तो इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। अंदर की ओर जो कोशिकाएं बनेंगी इन कोशिकाओं में आवश्यक नहीं कि सारे के सारे जाइलम, इसमें मुख्य रूप से जो जाइलम की कोशिकाएं बनती हैं उसमें वेजल्स बनती हैं, उसके साथ साथ जाइलम पेरेन्काइमा बनता है, जाइलम फाइबर बनता है और ट्रैकीड्स बनती हैं। जाइलम फेजल बड़ी कोशिकाएं होती हैं, बड़े छेद वाली कोशिकाएं होती हैं जो अपनी, ये तो किससे बनी, फ्यूजीफॉर्म से, लेकिन कुछ कोशिकाएं इसमें जो होती हैं वो रे इनिशियल्स होती हैं। जैसा पहले बात किया कि फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स जो हैं वो ढोलक के आकार की हैं, रे इनिशियल्स जो हैं आइसोडायामेट्रिक समव्यासी कोशिकाएं हैं। ये जब अंदर की ओर बनाएंगी तो यहाँ पर पेरेन्काइमेटस सेल्स बनाएंगी। जरा अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए कि ये आपकी परिधि की कोशिका हो गई, इसके बाद यहाँ पर कैम्बियम उपस्थित है। ये कैम्बियम अंदर की ओर जहां जहां फ्यूजीफॉर्म इनिशियल है वहां वहां तो सेकेंडरी जाइलम बना रहा है, सेकेंडरी जाइलम की कोशिकाएं बना, लेकिन बीच बीच में जहां रे वहां पर पेरेन्काइमेटस। तो इन कोशिकाओं को हम जो पेरेन्काइमेटस हैं ये जीवित कोशिकाएं होती हैं और इन अभी साइन हो गया है, अभी पहुंचता होगा आपके पास थोड़ी देर में, और ये सेकेंडरी जाइलम है। सेकेंडरी जाइलम में जैसा कि हमने बात की 4 तरह की कोशिकाएं होंगी, वेजल्स हो सकता है, ट्रैकीड्स हो सकती हैं, जाइलम पेरेन्काइमा हो सकता है और जाइलम फाइबर हो सकता है। और बाहर बनाएंगी वो फ्लोएम की कोशिकाएं बनाएंगी। बाहर की ओर कोशिकाओं के बनने की संख्या सापेक्ष, वो लेटर बना के मेल से भेज दो भिकोंटे जी को, जैसे आप यहाँ देख भिकोंटे जी को अब लेटर बना के। जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, इस सेकेंडरी जाइलम के कारण जो प्राइमरी जाइलम है वो पित्त की ओर शिफ्ट हो जाता है। उसी तरह बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है और सेकेंडरी फ्लोएम में जो कोशिकाएं बनती हैं, आपको मालूम है इसमें सीव ट्यूब बनता है, कंपेनियन सेल्स बनती हैं, इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा बनता है, इसमें फ्लोएम फाइबर बनता है जिसको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, नॉर्मली इसे बास्ट कहते हैं, जिसके चलते जो प्राइमरी फ्लोएम है वो बाहर की ओर शिफ्ट हो जाता है और चपटा हो जाता है। प्राइमरी फ्लोएम जब दबता है तो ये चपटा हो जाता है और सेकेंड प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में दूरी बन जाती है अगर बीच में कैम्बियम रिंग अंदर की ओर जाइलम और बाहर की ओर फ्लोएम बनाता है। इसको जरा सा फिर से देखिए, कैम्बियम वास्कुलर बंडल के अंदर जो विभाज्योतक ऊतक हैं, स्थायी विभाज्योतक ऊतक हैं जो प्राइमरी ग्रोथ के कारण बने हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। 2 वास्कुलर बंडल के बीच के क्षेत्र में प्राइमरी मेडुलरी रेज होती हैं, एक रे होती है जो बाहर से अंदर को जोड़ती है, और ये जो क्षेत्र है ये जो वास्कुलर बंडल के बीच का क्षेत्र है, इसलिए इसे हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर रीजन। फेसिकुलर रीजन और इंटरफेसिकुलर रीजन में जो कैम्बियम है, इन जो ऊतक हैं, इन ऊतकों में विभाजन की क्षमता विकसित होने के कारण एक कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है। कभी कभी कुछ ऐसे पौधे जैसे टीलिया एक पौधा है जिसमें वास्कुलर बंडल एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो वहां पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ आप जो फिगर में दिखा रहा हूं, इस फिगर में आप देखिए वास्कुलर बंडल के बीच के क्षेत्र में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण होता है और जिसके चलते कैम्बियम रिंग बन जाती है। ये कैम्बियम रिंग अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है या फिर सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाती है, जिसके चलते प्राइमरी जाइलम पित्त की ओर शिफ्ट हो जाता है और उसी तरह कैम्बियम रिंग से बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है, जिसके चलते प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर दबाव डालता है, बाहर के क्षेत्र में जो इंडोडर्मल क्षेत्र है, कॉर्टिकल क्षेत्र है, वहां दबाव डाल रहा है। तो इस तरह से
जो रंभीय क्षेत्र है, रंभीय क्षेत्र में कैम्बियम रिंग के निर्माण के कारण द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने बताया कि सेकेंडरी जाइलम के साथ साथ सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो मज्जा रश्मियां हैं वो भी निर्मित होती हैं, जहां द्वितीयक ऊतक यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम के फ्यूजिफॉर्म आरंभक यानी फ्यूजिफॉर्म इनिशियल द्वितीयक जाइलम या फ्लोएम का निर्माण करते हैं। वहीं रश्मि आरंभक यानी कि रे इनिशियल्स जो हैं ये द्वितीयक मज्जा रश्मियां यानी सेकेंडरी मेडुलरी रेज का निर्माण करती हैं। मेडुलरी रेज का काम जरा सा देखें तो ये संवहन ऊतकों की जीवित कोशिकाओं में संबंध स्थापित करती हैं, साथ ही साथ इनसे जाइलम और फ्लोएम की जीवित कोशिकाओं तक भोजन पहुंचता है और कभी कभी भोजन संचरण का भी ये कार्य करती हैं। साथ ही कॉर्टेक्स तथा पित्त से संवहन ऊतकों का संबंध स्थापित करती हैं। तो ये जो है वो सेकेंडरी मेडुलरी रेज के काम है। अब जरा सा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब द्वितीयक बंडल के निर्माण हो गए तो उसके बाद हम देखते हैं कि इससे क्या किस तरह की कोशिकाएं बनती हैं। तो आप देखें तो हमने कहा था कि जब फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करते हैं तो उसमें वेजल्स बनाते हैं। तो जहां जहां ऋतुएं बदलती हैं, ऋतुओं से तात्पर्य है कि जहां जहां हम देखें कि ग्रीष्म शरद ऋतु आती है तो आपने देखा होगा कि वसंत ऋतु में नई पत्तियां, वसंत स्टूडियो फ्री कर दिए ना 19 तारीख की वीसी के समय पौधे में कैम्बियम 10 से 11:30 के बीच के लिए तो बड़े बड़े क्षेत्र अरे यार में बड़ी छिद्र बनते हैं। लेकिन अगर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पे शरद ऋतु में पानी की आवश्यकता कम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में छोटे छेद वाले जाइलम बनते हैं। और जहां पर जो शीत कटिबंध क्षेत्र हैं यानी कि जहां पर पतझड़ का टाइम होता है उस समय शरद जो ऋतु होती है उस शरद ऋतु में या गर्मी के क्षेत्रों कम छोटी छिद्र वाली वाहिकाएं बनती है, छोटे छिद्र वाले वेजल्स बनते हैं। ये हर वर्ष चलता रहता है। फिर अगले वर्ष पुनः वसंत ऋतु आई तो इसमें जो निर्माण होगी वो बड़े छिद्र वाले वाहिकाओं का निर्माण होगा। फिर जब शरद ऋतु आएगी तो उसके बाद छोटे छिद्र वाले बनेंगे। फिर जब वसंत ऋतु आएगी तो बड़े छिद्र वाले और फिर जब शरद ऋतु आएगी तो छोटे छिद्र वाले। तो इस तरह एकांतर क्रम में हम देखते हैं कि जैसे जैसे वर्ष गुजरता है वैसे वैसे जो सेकेंडरी कैम्बियम एक्टिव है तो पहले बड़े छेद वाली फिर छोटे, फिर अगले वर्ष बड़े छेद वाली फिर छोटी। तो इस तरह से बनती हैं। वसंत ऋतु में जो बनती है उसे हम स्प्रिंग वुड के नाम से जानते हैं। और जो गर्मी या शरद ऋतु डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि किस तरह का क्षेत्र है, गर्मी का क्षेत्र है या ठंड का प्रदेश है। जहां पर शीत प्रदेश है वहां पर शरद ऋतु में छोटे छेद वाले बनेंगे और जहां गर्मी का क्षेत्र है वहां गर्मी में बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक वर्ष में एक वलय का निर्माण होता है। ये वार्षिक वलय हैं, बड़े छेद वाले और छोटे छेद वाले एक वर्ष में निर्मित होंगे। दूसरा वार्षिक वलय, तीसरा वार्षिक वलय। तो इस तरह जो वलय बनते हैं इन वलय के आधार पर अगर हम पौधे का क्रॉस सेक्शन काटें तो हम वलय के आधार पर पौधे की आयु बता सकते हैं। तो इन्हें हम वार्षिक वलय कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग कहते हैं। एक और टर्म बड़ा के लिए एक प्रश्न भी है साथ में कि ऐसा वनस्पति वह शाखा जिसमें इन क्या या एनुअल वार्षिक वलय पौधे की आयु की जाती है, शाखा को क्या कहते हैं? 10 से 11 स्टूडियो खाली कर दिए थे ना, बस देखना है। या क्या नाम डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है वो एक ऐसा वनस्पति विज्ञान का ऐसा क्षेत्र है जहां हम पौधे की आयु के बारे में करते हैं। अब ध्यान से देखिए कि जैसे ही अब अंदर की कोशिकाएं, अब अपने टीवी स्क्रीन पर देखिएगा
टीवी स्क्रीन पर देखिए कि जब ये पूरा का पूरा पादप था, इस पादप में अंदर की ओर अब सेकेंडरी ग्रोथ हो चुका है और जैसे ही ये नई कोशिकाओं का निर्माण इस क्षेत्र में होगा, क्या होगा, बाहर के क्षेत्र पर, जो बाहर का क्षेत्र है, इस बाहर के क्षेत्र पर दबाव पड़ेगा और जैसे ही इस बाहर के क्षेत्र में दबाव पड़ेगा तो इस क्षेत्र में भी अब नई कोशिकाओं के निर्माण की आवश्यकता होगी। तो जो कॉर्टेक्स का क्षेत्र है, इंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस, ये जो क्षेत्र हैं आपके, ये यहां से यहां तक के जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में अब द्वितीयक वृद्धि होगी और ये द्वितीयक वृद्धि कॉर्क कैम्बियम के कारण होगी। तो ये देखिए भीतर की ओर आपको सेकेंडरी जाइलम का क्षेत्र आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कैम्बियम रिंग में वृद्धि के कारण विकास हो चुका है। अब क्योंकि बाहर की ओर दबाव पड़ रहा है, बाहर की ओर जो है वो धंस रहा है, तो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं अब पुनः विभाजन की क्षमता अपने अंदर लाती हैं और ये विभाजित ऊतकों का कॉर्टेक्स में निर्माण होता है, जिसे हम कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन के नाम से जानते हैं। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम बन गया, यहाँ जो कॉर्क कैम्बियम बन गया अब बाहर के क्षेत्र में, भीतर तो सेकेंडरी, ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ का रीजन है, यहाँ पे अब कॉर्क कैम्बियम बन गया या फेलोजेन बन गया। यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में अब विभाजन की क्षमता आ गई, तो ये कोशिकाएं अब विभाजित होंगी और अंदर की ओर जो कोशिका निर्मित करेंगे उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म, और बाहर की ओर जो कोशिका बनेगी इसे हम कहेंगे कॉर्क या फिल्म, और इन तीनों लेयर को मिलाकर के बोलेंगे पेरिडर्म। इसको अपने प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर देखिए। कॉर्क कैम्बियम अंदर की ओर जो कोशिकाएं बनाता है उसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म कहते हैं, और बाहर की ओर जो कोशिकाएं बनाता है उसे कॉर्क या फिल्म कहते हैं। तो इस तरह से कॉर्क का निर्माण होता है। अब कॉर्क का निर्माण अगर हुआ तो कॉर्क में साधारणतः अंतरकोशिकीय अवकाश कम होते हैं और कॉर्क में सुबेरिन उपस्थित होता है। अंतर में सुबेरिन उपस्थित होता है। साथ ही साथ क्वेरकस अल्बा, एक नाम सुना होगा, जो ढक्कन आप सीसी का ढक्कन या फ्लास्क का ढक्कन या बोतल के ढक्कन में कॉर्क इस्तेमाल करते हैं। क्वेरकस नामक पौधे से, क्वेरकस सुबर नाम के पौधे से ये निर्मित होता है, और ये क्वेरकस सुबर का जो पौधा है ये 15 से 20 साल का जब हो जाता है तो इसके बाहर का छिलका हटा दिया जाता है, और जैसे ही बाहर का छिलका हटाते हैं कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और वहां पुनः फेलोजेन का निर्माण होता है, और ये फेलोजेन वापस फिर नए कैम्बियम का निर्माण करता है, फेलोडर्म का निर्माण करता है और कॉर्क का निर्माण करता है, जो व्यावसायिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण ऊतक होता है। दूसरा जो कॉर्क है बाहर का, वो कॉर्क अगर निर्मित होगा तो सबसे बाहर की जो कोशिकाएं हैं, यहां देखिए, यहां पर निर्माण हो रहा है, यहां अपने टीवी स्क्रीन पे देखिएगा, कॉर्टेक्स का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे फिल्म का, कॉर्क का निर्माण हो रहा है, यहाँ सेकेंडरी कॉर्टेक्स का। तो ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं बार्क। अब ये बार्क अलग अलग प्रकार का होता है, कहीं पर रिंग के रूप में होता है इसलिए इसे हम रिंग बार्क कहते हैं, कहीं पर स्केल के रूप में बाहर निकलता है इसलिए इसको स्केली बार्क कहते हैं, और कभी कभी ये प्लेट्स के रूप में निकलता है, जैसे इक्लिप्टस में आपने देखा होगा। तो जो इक्लिप्टस में निकलता है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट बार्क। अब ये इंटरमीडिएट बार्क, रिंग बार्क, और इनसे कभी कभी लाभ भी होता है, इससे तैलीय पदार्थ भी मिलते हैं, और साथ ही साथ कभी कभी हम देखेंगे कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की चीजें भी मिलती हैं, जैसे सिनकोना।
सिनकोना में आप देखिएगा कि सिनकोना से एक एल्कोलॉइड मिलता है जिसका नाम है क्विनीन, और जो मलेरिया नामक रोग उसकी दवा के रूप में उपयोग में आता है। दूसरी तरफ आप देखें सिनेमोमम जिलेनिक, दालचीनी मसाले के रूप में उपयोग में आती है, ये भी एक तरह का बार्क है। और उसी तरह जुगलैंड्स एक पौधा है जिसका जो बार्क है वो दांतों को साफ करने के काम में आता है। तो बार्क की अलग अलग उपयोगिता है, कहीं यहाँ सुगंधित तेल निकाला जाता है, कभी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस का होता है, और साथ ही साथ इन पौधों से कभी कभी हम दूसरे उपयोग की चीजें भी निकालते हैं। अब कुछ विशिष्ट संरचनाएं भी द्वितीयक वृद्धि के कारण, सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बनती हैं। जैसे देखिए ये बार्क जिसकी बात हमने की, क्या होगा कि जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ होगा, कॉर कैम्बियम का ग्रोथ होगा, तो कैम्बियम से बाहर की कोशिकाएं छाल के रूप में वृक्षों पर दिखती हैं। आपने देखा होगा अमरूद में, आम में, कटहल में। तो ये जो छाल है इसे हम बार्क कहते हैं। और ये बार्क तीन प्रकार के अभी हमने बात की, एक हो गया रिंग बार्क, दूसरा हो गया आपके पास स्केली बार्क, और तीसरा हो गया इंटरमीडिएट बार्क। अगर वो तलहटी के रूप में, छाल के रूप में निकल रही है तो इंटरमीडिएट बार्क, स्केल के रूप में निकल रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में निकल रही है तो स्केली बार्क, और अगर रिंग के रूप में निकल रही है तो उसे हम रिंग बार्क कहते हैं। अब एक संरचना ये कि कभी कभी क्या होता है कि फेलोजेन की एक्टिविटी स्टोमाटा के नीचे कुछ सहायक कोशिकाएं बनाती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बनाती हैं, और ये प्राइमरी कोशिकाएं होती हैं। प्राइमरी कोशिकाओं से तात्पर्य है कि ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो पेरेन्काइमेटस नेचर की होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं। इस जगह जो बाहर का क्षेत्र है वो खुला होता है और गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसा पहले भी हमने बात की कि जो कोशिकाएं कॉर्क के रूप में, मैं भग जाऊंगा, तुम लोग को लेक्चर देना पड़ेगा, मैं बता दिया और सुबेरी निकलना किसी भी हालत में। तो ऐसी परिस्थिति में बाहर के वातावरण नेटवर्क को भी डिस्क्राइब करने के लिए रेडी रहना। तो इसके लिए जो द्वितीयक वृद्धि में बनी कोशिकाएं वो अंतर कोशिकीय अवकाश सुबेरी के कारण कुछ निश्चित रंध्र स्थान मैंने बोला अब मेरा करने के लिए पहले मैं निकल जाऊंगा, फूट जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स ये विशिष्ट संरचनाएं हैं जो सेकेंडरी कभी कभी जो जाइलम है, जाइलम के अंदर जो बाहर की जीवित कोशिकाएं हैं, जाइलम पेरेन्काइमा है, वो अंतर वृद्धि कर लेती हैं, और ये अंतर वृद्धि करके पूरी कोशिका को भर लेती हैं, अपने पूरे जो वेजल्स हैं, वेजल्स के खाली स्थान को भर लेती हैं, और इनको हम टाइलोसिस कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सुबेरीन और गूंद सीधे पिट से होता हुआ अंदर चला जाता है। जैसा कि पहले भी बात की थी कि जाइलम में जो पिट होती है या पिटेड होती है, तो ऐसी स्थिति में पिट से होकर के अंदर की ओर सुबेरिन चला जाता है और वो वेजल्स को पूर्ण रूपेण भर देता है, जिससे अब संवहन का काम नहीं होता है। इन्हें हम टाइलोसिस कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से रेजिन, गूंद आदि। करने में जा रहा है यार, आधा घंटा हो गया मेरे को बैठे हुए। अब यहाँ उसके बाद पीला पीला सामने का कुछ वृक्ष कटा हुआ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। लो दिखा था। इसमें अंदर की ओर गाढ़े लाल रंग की संरचना दिख रही है और बाहर जो कलर है कोई सा एक जामुनी का पीले रंग की संरचना दिख रही है। जो अंदर की ओर की संरचना है इसमें जैसे होती है अंदर के जाइलम धीरे धीरे उसमें लिग्निन, सुबेरीन, कुछ रेजिन, कभी कभी टैनिन का जमाव होने के कारण गाढ़े रंग की हो जाती हैं। इन्हें हम हार्ट वुड के नाम से जानते हैं। जबकि बाहर की कोशिकाएं हैं जिनसे का कार्य होता है या वेजल्स जिनसे संवहन का कार्य होता है, वो कोशिकाएं गाढ़ी रंग की नहीं होती। इन्हें हम सैप वुड के नाम से जानते हैं। वैसे वुड का जो वर्गीकरण है वो बहुत अलग अलग तरह का दिया गया है। कहीं कहीं ये सॉफ्ट वुड होती हैं, कहीं हार्ड वुड होती हैं। हार्ड वुड में जाइलम की कोशिकाओं में छेद रहता है, इसलिए उसे हम पोरस वुड कहते हैं, और जो सॉफ्ट वुड है उसमें छिद्र नहीं होता, इसलिए उसे नॉन पोरस वुड भी जानते हैं। तो इस तरह से वुड का निर्माण होता है और ये हार्ड वुड और सैप वुड
से जानी जाती हैं। हाँ तो कमल बताइए। आज हमने हाँ हाँ बताओ, आपकी ईमेल पढ़ रहा हूँ। ग्रोथ के बारे में पढ़ा। इसकी पहली कक्षा में हमने प्राइमरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा था कि प्राइमरी मेरिस्टेम है उसके कारण मैं जवाब में कराता हूँ, वो शायद त्रिवेंद्रम में शायद मुझे से लग रहा है। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है उससे सेकेंडरी हाँ। संरचना प्राप्त होती है। सेकेंडरी संरचना में सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और कैम्बियम रिंग का निर्माण रंभीय क्षेत्र में, और कॉर्टिकल क्षेत्र में फेलोजिन अर्थात और कैम्बियम, मैं 17 को बीसी कराता हूँ तुम्हारी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, 17 बिफोर कराने इसमें कि क्या करना है। निर्माण होता है। और साथ ही साथ में बार की बात की, आपसे हमने लेंटिसेल्स की बात ठीक है, आपसे 17 है ना, मैं करा दूंगा पक्का की बात की, तो कुछ विशिष्ट के निर्माण की बात की। अब आपको आपका टाइम है, आपका समय, नोडल ऑफिसर और कर ही रहा है, वो नोडल ऑफिसर की लिस्ट और डेट फिक्स करो मेरे, तो आप निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं। क्या कोई प्रश्न कहीं से, कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई हो? अच्छा, तो आपको वो कम्युनिकेशन नहीं चाहिए यहाँ से, ठीक है ठीक है। नहीं, कोई प्रश्न पूछना चाहें कहीं से, या तो पूरा समझ में आ गया? कोई प्रश्न नहीं है? चलिए, हमारी तरफ से एक प्रश्न है कि सिनकोना नामक पौधे की छाल से क्या प्राप्त होता है? कौन बताएगा? आप पूछ सकते हैं, निसंकोच पूछिए। हाँ बताइए। हाँ पीजी कॉलेज सर से बोल रहा हूँ। हाँ, एक एक करके हेलो कहाँ से पूछ रहे हैं सर? होशंगाबाद। हेलो सर, होशंगाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर डिनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है सिनकोना से? डिनेट क्विनीन। हाँ, सिनकोना से क्विनीन प्राप्त होता है, जो मलेरिया की दवा है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लें अपने आप को। और हेलो। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं। हाँ बताइए। हाँ सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो हाँ। सेकेंडरी ग्रोथ है सर, वो किस कारण से होती है? सेकेंडरी ग्रोथ किस कारण से होती है? बहुत अच्छा। तो आपने, अच्छा, पौधे में वृद्धि क्यों होती है? पौधे की लंबाई और मोटाई में वृद्धि होने के कारण। यस। तो पौधे की लंबाई में वृद्धि प्राइमरी मेरिस्टेम के कारण होती है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ, पौधे को मोटा होना है, तो पौधे को मोटा होने के लिए लेटरल मेरिस्टेम में जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, पौधे की मोटाई में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है। हेलो सर, एमएच कॉलेज जबलपुर। हाँ बताइए। हाँ पूछिए। कैम्बियम वलय का, हाँ सर, कैम्बियम वलय का निर्माण कैसे होता है सर? कैम्बियम वलय का निर्माण, जब बात की गई कि फेसिकुलर कैम्बियम, जो प्राइमरी ग्रोथ से कैम्बियम बनता है, वस्कुलर बंडल के अंदर के कैम्बियम का क्षेत्र है वो, और दो वस्कुलर बंडल के बीच का क्षेत्र हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये प्राइमरी स्थायी ऊतक में अगर विभाजन की क्षमता आ जाती है, तो उस स्थिति में कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है। जरा अपने स्क्रीन पर एक बार और देखिए इसको, उसके बाद हम अगले प्रश्न को लेंगे। हेलो हेलो। हाँ, हेलो सर। इस जी सर। हो जाने दें। हेलो। हाँ हाँ, यहाँ देख, जरा सा इसको देख लें कि ये जो वस्कुलर बंडल का क्षेत्र है, इस वस्कुलर बंडल के क्षेत्र में आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें बीच में फेसिकुलर कैम्बियम ऑलरेडी उपस्थित होता है, जिसमें कुछ समय के लिए विभाजन की क्षमता सुसुप्ता अवस्था में होती है। वस्कुलर बंडल के अंदर का कैम्बियम का क्षेत्र, ये प्राइमरी ऊतक होते हैं। और दो वस्कुलर बंडल के बीच का क्षेत्र, जहां पर की विभाजन की क्षमता पुनः मेडुलरी रेज में, प्राइमरी मेडुलरी रेज में विकसित हो जाती हैं, और इसके चलते ये कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है, जो अंदर की ओर प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है। हाँ, अब शाजापुर से कोई प्रश्न पूछ रहे थे। हाँ बताइए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, एमएच कॉलेज। हेलो। हाँ, शाजापुर को पढ़ लेते हैं, फिर एमएच कॉलेज पे आते हैं। हाँ बताइए।
शाजापुर से पूछें। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर हाँ। मेडुलरी रेज का निर्माण क्यों होता है सर? मेडुलरी रेज के कार्य क्या हैं? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अपनी स्क्रीन पर आप देखते रहें हाँ कि संवहन ऊतकों की जीवित कोशिकाओं से संबंध स्थापित करने के लिए, दूसरा जाइलम फ्लोएम की जीवित कोशिकाओं तक भोजन पहुंचाने के लिए और भोजन संचयन का कार्य करने के लिए, और कॉर्टेक्स और पित्त से संवहन ऊतकों का संबंध स्थापित करने के लिए। तो इसके लिए मेडुलरी रेज का निर्माण होता है। लेकिन एक प्रश्न भी है आपसे कि मेडुलरी रेज किन कोशिकाओं से बनता है? फिर से रिपीट कर दूं कि कैम्बियम रिंग में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। जो सेकेंडरी कैम्बियम होता है उसमें दो तरह के इनिशियल्स होते हैं, रे इनिशियल्स और फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स। फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करते हैं, रे इनिशियल्स सेकेंडरी मेडुलरी रेज का निर्माण करते हैं। और मेडुलरी रेज के निर्माण आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फिर से रिपीट कर दूं मैं, संवहन ऊतकों की जीवित कोशिकाओं से संबंध स्थापित करने के लिए, जाइलम फ्लोएम की जीवित कोशिकाओं तक भोजन पहुंचाने के लिए और भोजन संचयन का कार्य करने के लिए, तथा कॉर्टेक्स और पित्त से संवहन ऊतकों का संबंध स्थापित करने के लिए। एमएच कॉलेज का प्रश्न कुछ था? एमएच कॉलेज से? हाँ सर, वो हार्टवुड और सैपवुड में डिफरेंशिएट समझ नहीं आया था, डिस्टर्बेंस की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हार्टवुड पे आ जाए हम, आपके सामने है स्क्रीन पे, देखिए। हार्टवुड से तात्पर्य क्या है कि जो पुराने सेकेंडरी जाइलम है, दोनों ही हार्टवुड और सैपवुड दोनों सेकेंडरी जाइलम के क्षेत्र हैं। लेकिन जो जाइलम पुराना हो गया उसमें लिग्निन, कुछ टैनिन और सुबेरिन और साथ साथ में कभी कभी गून ये जमा हो जाता है, जिसके कारण जो सेकेंडरी जाइलम की वाहिकाएं हैं वो बंद हो जाती हैं और उसमें कलर हो जाता है। जो सुबेरिन और लिग्निन का कलर है वो गाढ़ा लाल कलर ले लेता है और उसे हम बोलते हैं हार्टवुड, क्योंकि हार्ट बीच का क्षेत्र है तो हार्टवुड कहते हैं। और जो जाइलम अभी जीवित हैं, जिनसे संवहन का कार्य हो रहा है, उनका रंग हल्का होता है और इसलिए उन्हें हम सैपवुड कहते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर, थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न? तो समय अगली कक्षा का हो चुका है। फिर अगली कक्षा में नए विषय के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे और तब तक के लिए नमस्कार।